वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके गहरा चोट का निशान है, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर झोले में पास उसके एक संविधान है। उसी संविधान की बात करेंगे जिसकी चर्चा हमने इस शायरी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखी। और ये जो लाइंस मैंने आपको सुनाई, ये लिखी दुष्यंत कुमार साहब ने, जो एक बड़ी बुलंद आवाज रहे अपने समय के आंदोलनकारी कविताएं लिखने में। आपने एक कविता सुनी होगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। चाहे ये लाइन्स हो, चाहे ये लाइन हो कि कोई कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उसी पत्थर को उछालने की बात करेंगे, उसी आसमान में सुराख करने की बात करेंगे। इन क्लासेस में संविधान सीरीज आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। मैं SI सुधीर, सब इंस्पेक्टर सुधीर, आप सब साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान, आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर ये भला क्या है, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। तो मेरा मानना यह है साथियों कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें, कोई भी टर्म हम पढ़ें, कुछ भी हम पढ़ें, सबसे पहले हमें शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। और यदि शब्दों के मतलब हमारे क्लियर हैं तो इसका मतलब हम उस सब्जेक्ट को कर ले जाएंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, यदि हम शब्दों को समझ गए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है साथियों, वर्ड इज नॉलेज, यानी आप शब्द का मतलब जानते हैं तो इसका मतलब आपको नॉलेज है, आपने अपनी नॉलेज बढ़ा ली। तो संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो मूल शब्द है वो है साथियों कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। जब दुनिया ने लोकतंत्र को समझा, जब दुनिया ने जाना कि भाई साहब राजतंत्र यानी एक राजा अपने मन से सरकार चलाता है, सारी व्यवस्था चलाता है, उसके इतर, उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि तमाम लोग मिलकर डिसाइड करें कि हमारी सरकार कैसी होगी, हमारे क्षेत्र में जहां हम रहते हैं उस जगह का राजा कैसा होगा, ये हम डिसाइड करें। चुनाव हो, लोकतंत्र हो, यानी कि हम जो इस क्षेत्र के निवासी हैं वो तय करें कि क्या हमारे लिए नियम होंगे, क्या हमारे लिए कानून होंगे, कैसा हमारा शासन होगा, कैसी हमारी व्यवस्था होगी, कौन हमारा राजा होगा, यहां तक कि कौन हमारा राजा होगा। जब दुनिया ने ये नई व्यवस्था सीखी जिसे लोकतंत्र कहा गया, तब जरूरत पड़ी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे उद्देश्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाने की कि जिनके आधार पे शासन को चलाया जा सके। क्योंकि भाई साहब सिद्धांत बनाने जरूरी क्यों है? क्योंकि यदि ये सिद्धांत लिखे नहीं जाएंगे, यदि ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे नहीं जाएंगे, ये बातें लिखी नहीं जाएंगी, तो फिर कोई व्यक्ति आकर फिर अपने हिसाब से चीजों को चलाने लगेगा और फिर से वही राजशाही राजतंत्र शुरू हो जाएगा। तो इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक संविधान की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे तो क्या ये सारे नियम लिखे हुए होने जरूरी हैं? तो निश्चित ही बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे नियम लिखे हुए हों। ये नियम लिखित भी हो सकते हैं, रिटिन भी हो सकते हैं, कोडिफाइड भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। आप कहेंगे भैया अलिखित नियम कैसे होंगे? यस, अलिखित नियम हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, जो कि कोई एक संकलित, एक तरह से कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई कोड नहीं है उनका जिसे वो कहते हो कि ये हमारा संविधान है। वहां जहां लिखित संविधान नहीं है वहां परंपराओं से चीजें देखी जाती हैं कि भाई हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, और हमारे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, जो हमारे कोर्ट हैं, उनके निर्णय क्या हैं, न्यायिक निर्णयों के आधार पे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिनके आधार पे ये तय किया जाएगा कि भाई साहब हमारा संविधान क्या होगा। लेकिन कोई किताब नहीं है इनके पास, इसलिए हमने कहा कि अलिखित संविधान है, अनरिटन संविधान है, अनकोडिफाइड इनका संविधान है। वहीं रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लिखित संविधान की बात करें, तो यहां पर संविधान को संविधान सभा के द्वारा प्रॉपर बैठकर एक कोड, एक संकलित करके, हम कहें जैसे हिंदुस्तान का संविधान है, एक पुस्तक में उतार दिया जाता है सारे नियमों को और कहा जाता है कि भाई ये लिखित संविधान है। तो हम कहेंगे ये बनाया जाता है संविधान सभा, जिस प्रकार भारत में संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, वैसे ही सभी देशों में जहां जहां लिखित संविधान है, बैठकर एक साथ वहां की उन संस्थाओं ने जिन्हें जिम्मा दिया गया संविधान बनाने का, उन्होंने बैठकर संविधान बनाया। एग्जाम्पल की बात करें लिखित संविधान, जैसे हमारा हिंदुस्तान, जैसे USA यानी अमेरिका के संविधान की बात करें, यहां मैं ब्रिटेन और इजराइल जैसे एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं। ये हुई बात कि संविधान लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। इसके अलावा संविधान के बहुत सारे वर्गीकरण हैं कि भैया नम्य है, अनम्य है, लचीला है,
कि रिजिड है, लचीला और रिजिड। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उन सभी शब्दों की बात करेंगे जो संविधान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो संविधान की क्लास में हमें कहीं ना कहीं सीखने हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिरकार ये चीजें, ये संविधान हो सकता है, एक लिखित फॉर्मेट हो सकता है सिद्धांतों का, जिसके आधार पर चल सकती हैं चीजें। ये चीजें आखिर हमने सीखी कहां से, ये चीजें आई कहां से, और संविधान की परिभाषा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं सीधा वर्गीकरण पे चला गया। आपको लगा होगा भैया आपने बताया नहीं कि संविधान भला क्या है, तो मैं यहाँ हेडिंग लगाता हूं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संविधान की परिभाषा से अब मैं शुरुआत करता हूं। संविधान, जिसे हमने हिंदी में कहा, हमारे हिंदुस्तान का संविधान, हम हिंदी में इसे संविधान कहते तो हैं, लेकिन हमने जब बनाया था तो उसे मूल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी जो मुख्य शब्द है, जो मूल शब्द है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के जहन में था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक लैटिन शब्द जिसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्स्टिट्यूरे, यहां से निकलता है। लैटिन भाषा का ये शब्द, क्योंकि हम सब देखते हैं कि भाई साहब अंग्रेजी के जितने शब्द हैं उसमें अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लैटिन से निकले हुए हैं। इसका अर्थ होता है साथियों स्थापित करना, या फिर कहीं कहीं इसका अर्थ होता है व्यवस्था करना। यही सवाल पूछा गया एग्जाम में, यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि शब्द संविधान का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप बताएंगे स्थापित करना। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में संविधान शब्द का मतलब पूछेगा तो उसका मतलब होगा स्थापित करना या व्यवस्था करना, या हम ये कह सकते हैं व्यवस्था स्थापित करना। तो आप कहेंगे भैया ये कैसी व्यवस्था स्थापित हो रही है, किस चीज की व्यवस्था स्थापित हो रही है? तो साथियों ये व्यवस्था स्थापित हो रही है शासन चलाने की, सरकार के लिए। वहीं जब ये संविधान शब्द हमारे कुछ हिंदी के ज्ञानियों को मिला तो हमारे हिंदी के ज्ञानी लोगों ने इसके साथ प्रयोग किए। हालांकि मैं आपसे कहता रहा हूं, मैं क्या, जो बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, भाषा विज्ञानी हैं, भाषा की अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, उन लोगों ने बहुत बार कहा कि कोई भी दो शब्द, यहां तक कि दुनिया की एक ही भाषा के दो शब्द 100% रूप से पर्यायवाची नहीं होते। मतलब यह है कि किन्हीं दो शब्दों का 100% रूप से एक ही मतलब नहीं होता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम जल, जल के पर्यायवाची की बात करते हैं कि जल का पर्यायवाची पानी है, लेकिन हम गंगा पानी नहीं कह सकते, गंगा जल कहना पड़ता है। इसका मतलब यहां से पता चलता है कि भाई दो शब्द पर्यायवाची हैं तो जरूरी नहीं है उनका अर्थ बिल्कुल हर जगह सटीक सेम निकले। जैसे अंग्रेजी में हाउस और होम दोनों शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है, लेकिन 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 जब आप इंग्लिश की क्लास कर रहे होंगे, जब आप इंग्लिश के वर्ड्स को समझ रहे होंगे, तो आप समझते हैं कि जहां जिस घर में आपकी फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं उसे आप हाउस नहीं कह सकते, उसे आप होम कहते हैं। वहीं कोई नई बिल्डिंग आपने बनाई, नया घर अपने लिए बनाया जिसके साथ आपकी इमोशनल टच नहीं है, उसे आप हाउस कह सकते हैं। तो ये मैं आपको बस बताना चाह रहा था, जब एक ही लैंग्वेज के दो शब्द एक जैसे नहीं हो सकते तो ये तो ट्रांसलेट किया हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ट्रांसलेट किया हिंदी में और हमने कहा संविधान। और फिर हमारे पूज्य गुरुजी ने एक काम किया इसके साथ। पूज्य गुरुजी ने कहा सम का मतलब सम हुआ, और विधान को हमने ऐसे तोड़ा, संधि विच्छेद कर दिया संविधान का, और सम का मतलब समान बताकर गुरुजी पढ़ाते हैं क्लास में कि संविधान यानी कि समान विधान, यानी कि एक ऐसा विधान, एक ऐसा नियम, एक ऐसे उद्देश्य, ऐसे सिद्धांत की जो सबके लिए समान है। क्या ये बात सही है? आप पर छोड़ता हूं मैं। क्या गुरुजी ने जो ये संधि विच्छेद कर दी, जो मूल रूप से जो शब्द इंग्लिश का था, उस इंग्लिश के शब्द को पहले हिंदी में लेके आए, ट्रांसलेट किया, फिर हिंदी व्याकरण से उसको तोड़ा, संधि विच्छेद किया, व्यंजन संधि का इस्तेमाल करके भाई साहब इसका समान विधान कर दिया। बल्कि ऐसा हमें देखने को मिलता है क्या? आप मुझे बताएं। गरीब है कोई, दलित समाज से आता है, तो क्या उसके लिए वही नियम हैं जो सवर्ण के लिए हैं? आप मुझे बताएं। कोई ऐसा व्यक्ति है, आप मुझे बताएं, जैसे आप देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियां करने तक का नियम है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में क्या 4 शादियां करने की आज़ादी है? तो आप मुझे बताएं जो मेरे दर्शक हैं, क्या ऐसा है कि संविधान कहता है कि सभी के लिए समान विधान है, सबके लिए समान कानून है? तो सही अर्थ क्या होना चाहिए? सही अर्थ होना चाहिए, इस समान को मैं थोड़ी देर के लिए हटाकर इसकी जगह जैन दर्शन में जो एक शब्द का इस्तेमाल होता है, सम से हम अर्थ लगाएंगे सम्यक का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, ऐसे करके जैन धर्म में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो सम्यक का मतलब होता है उचित, उचित या सही तरीके से, या मैं कहूं भाई साहब न्यायपूर्ण। मैं ये कह सकता हूं कि उचित विधान,
या फिर न्यायपूर्ण विधान, जहां उचित विधानों की बात हो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन असली जो मूल मतलब है वो है स्थापित करना, व्यवस्था करना, यानी शासन की व्यवस्था एक तरह से करना। संविधान की परिभाषा मोटी मोटी लेके चलें, हालांकि संविधान की परिभाषाएं तमाम दर्शन शास्त्रियों के अनुसार और कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज्ञानी लोग हैं उनके अनुसार कई दार्शनिकों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो हम अभी इस पे छोड़ते हैं, हम संधि विच्छेद करके इसकी परिभाषा पर नहीं जाते। हम जो चीज़ पूछी गई एग्जाम में और जो चीज़ सही मानी गई उस पर बात करते हैं, संविधान स्थापित करना और व्यवस्था करना। हालांकि एक चीज़ और मुझे याद आ गई, चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। संविधान को कुछ लोगों ने बताया कि ये नियमों और कानूनों का संकलन है। इस बात को मैं सही नहीं कह रहा, इस बात को मैं सही नहीं मानता। आप तय करेंगे क्या ये बात सही है या गलत है। कुछ लोगों ने बताया, कुछ अच्छे गुरुओं ने, हमारे पूज्य गुरु जी ने कहा कि संविधान नियमों और कानूनों का संकलन। अच्छा, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई साहब, मैं हेलमेट लगा के चलना है, ये तो नियम है, क्या कहीं संविधान में लिखा हुआ है? यानी कि तमाम नियम है, हेलमेट लगा के चलना है, आपको गाड़ी अपनी लेफ्ट साइड में चलानी है, आपको स्पीड कितनी रखनी है, ये नियम हुआ, सीट बेल्ट लगा के चलना ये नियम हुआ, शादियों के नियम हो गए कानूनों के हिसाब से, और तमाम कानून हो गए, जैसे हमारा SC/ST एक्ट हो, या हमारा मानवाधिकार अधिनियम हो, या बाल विवाह अधिनियम होता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम होता है। ये सारे अधिनियम कानून हैं। क्या मैं इन सारे कानूनों का संकलन कर दूं, इकट्ठा कर दूं इन्हें, और इन नियमों का, जितने भी नियम हम फॉलो करते हैं, सबको इकट्ठा कर दूं, सबको संकलित कर दूं, तो क्या उसे हम संविधान कह सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल भी हम इसे संविधान नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान संकलन नहीं है नियमों और कानूनों का। संविधान किसी देश में लागू होने वाले नियमों और कानूनों का स्रोत है साथियों। तो ये चीज आप सही करेंगे। यदि आपने गलत कहीं से पढ़ रखा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ईमानदार रह सकूं, हर चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और हमने क्या बताया, और संविधान क्या बताता है साथियों? संविधान को जब हम आगे पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे। संविधान में सबसे पहले बात होगी व्यक्तियों की, है ना, व्यक्तियों की बात होगी, सरकार की बात होगी, और सरकार की व्यवस्था की बात होगी कि व्यवस्था क्या रहेगी, और इसमें बात होगी व्यक्तियों और सरकार के संबंध की कि भैया इनका संबंध कैसा होगा। यानी कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम भाग 1 में पहले क्षेत्र को देखेंगे, है ना, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में फिर हम नागरिकों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन नागरिक होंगे, व्यक्तियों की जगह नागरिक भी आप लिख सकते हैं। नागरिकों के फिर हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार के बाद हम नागरिकों के मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ने के बाद मूल कर्तव्यों से पहले ही हम पढ़ेंगे एक चीज़ DPSP, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी सरकार को चलाने के लिए जो डायरेक्शंस हमारे संविधान ने लिखी वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सरकार को पढ़ते हुए भाग 5 और 6 में हम उस व्यवस्था को पढ़ते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पढ़ते हैं। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जब सिलेबस हम आगे बढ़ाएंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन ये सारे संबंध, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करता है हमारा संविधान प्यारे साथियों। अब इतनी चीज आपकी समझ में मुझे लगता है आ गई होगी कि संविधान भला क्या है, संविधान चीज क्या है। तो यदि आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को देखते हैं कि भाई साहब ये भारत का संविधान, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के संविधान का ऐतिहासिक विकास आखिर हुआ कैसे। कैसे हमने सीखा कि चीजों को लिखकर भी हम कानून बना सकते हैं, और विधि का शासन होगा। जो हमने लिख के रख दिया एक कोड, उसके अनुसार शासन होगा। किसी व्यक्ति की मनसा के अनुरूप, किसी व्यक्ति के मन के अनुरूप चीजें नहीं होंगी। ये हमने कहाँ से सीखा? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास में लेके मैं चलता हूँ, आपको चीज़ों को समझाते हुए लाऊंगा, और फिर हम लैंड करेंगे सीधा पॉलिटी में, अपने संविधान में। तो विकास क्रम को देखेंगे तो हम सब ने सुना कि भाई साहब एक कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है यहाँ व्यापार करने। व्यापार करते करते उसे समझ में आया कि यहाँ के लोगों पर तो राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करके कब्जा भी किया जा सकता है, यहाँ राजनीति भी अपनी कायम की जा सकती है। तो फिर वो राजनीति में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को समझेंगे, उसने कैसे ट्रेड शुरू किया, फिर कैसे वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हुए हमारी राजनीति में एंटर हुई, और कैसे पहला अधिनियम आया, कानून आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरुआत करेंगे चीज़ों की। तो संवैधानिक विकास की यदि मैं बात करूं साथियों, इस यात्रा की यदि मैं बात करूं, तो इस यात्रा को हम 2 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। कौन सी है वो 2 कैटेगरी? मेरे साथ कोशिश करेंगे समझने की। देखिए, एक तो हम कैटेगरी समझेंगे 1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, वहां से हम शुरुआत करेंगे विकास की यात्रा को, और 1853 तक, या फिर मैं चाहूं तो इसे 1857 भी लिखूं,
हो सकती है बात 57 लिखा जा सकता है, लेकिन 73 में पहला अधिनियम आता है और यहाँ 1853 में एक अधिनियम आता है। तो यहाँ मैं ब्रेक लेता हूँ। फिर इसके बाद 1858 में साथियों एक अधिनियम आता है और उसके बाद 1947 में एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम के बाद अपना हिंदुस्तान हो जाता है आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हम होते हैं इस अधिनियम के द्वारा आज़ाद। आपको ये पढ़कर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा कि किसी दूसरे देश की संसद में एक अधिनियम पारित होता है जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके बाद वहाँ के सांसद दस्तखत करते हैं, पारित करते हैं और हम आज़ाद होते हैं। अब आप समझिए, इसको याद करना मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। 14-15 अधिनियम है, इन्हें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। इन्हें पहले याद करना सिखाता हूँ, फिर मैं और चीज़ें आपको सिखाऊंगा। फिर हम उस कहानी को समझेंगे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन सी कंपनी थी, क्या था। 14-15 जो अधिनियम है ये याद कैसे करने हैं, इस पर बात करें। देखो, ये कैटेगराइजेशन जो मैंने किया है ये इस हिसाब से किया है, इस हिसाब को थोड़ा सा समझेंगे साथियों। यस, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये तो वो समय है 1773 से 1853 का। देखो, बीच में एक कट ऑफ डेट है 1857। 1857 की क्रांति आप सब ने पढ़ा होगा स्कूल में। इस क्रांति की वजह से चीजें बदलती हैं भाई साहब। 1857 की क्रांति होती है। ब्रिटेन गवर्नमेंट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम शक्तियां देकर भेजा है यहाँ, उसे ये चीज ठीक नहीं लगती। वो कहती है अरे यार, तुम्हें इतनी शक्तियां हमने दी, इतने पावरफुल बना के भेजा, फिर भी 1857 की क्रांति। इन लोगों ने, बताओ, हद हो गई है। तो चलो, तुम कर नहीं पाओगे, अब तुम नालायक हो। चलो, तो उन्होंने कंपनी की राजनीतिक शक्तियां खुद ले ली। यानी 1858 से 1858 से हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन जो विकास हुआ, ब्रिटिश ताज के अधीन, यानी कि जब सत्ता ब्रिटेन के सम्राट ने अपने हाथ में ले ली, तब कौन कौन से अधिनियम आए वो हम पढ़ेंगे 1858 के बाद। और ये हम पढ़ते हैं कंपनी, कौन सी कंपनी भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन कौन से अधिनियम आए, ठीक है। इसे दो पार्ट्स में हमने बांटा। अब इन दो पार्ट्स को हम समझते हैं। बच्चों को बड़ी परेशानी इस बात की होती है, भैया ये ईयर याद नहीं होते, 14 अधिनियम है भैया, कैसे इनकी ईयर को हम याद करें। तो आज इसे याद करवाऊंगा। ईयर आपको अगले 10 मिनट में याद हो जाएंगे और 14 के 14 अधिनियम का साल नहीं भूलेंगे आप, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात कही जाती है। क्या बात कही जाती है? कि भाई साहब, अधिकार पत्र जो है, चलिए पहले अधिकार से, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ थोड़ा सा। जब तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं समझेंगे, जब तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं समझेंगे, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह ये अधिकार, किस अधिकार की बात हो रही है, कैसे चार्टर और क्या चीज़ें थी। अब समझे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे कि बोला जाता है EIC शॉर्ट में, 1833 में पहली बार औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का उन्होंने प्रयोग किया 1833 के अधिनियम में। तो इससे पहले इसका क्या नाम था? ये नाम ही इसका बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा। द गवर्नर एंड कंपनी, किसकी कंपनी? ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ, कहाँ के ट्रेडर्स? ट्रेडर्स ऑफ लंदन। क्या कर रहे हैं ये? ट्रेडिंग। कहाँ भाई साहब? इनटू द ईस्ट इंडीज। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। स्पेलिंग पे कोई नहीं जाएगा साथियों, हालांकि मैंने स्पेलिंग सारी ठीक सी लिखी है, लेकिन फिर भी अब आपको इससे ही समझना। यानी एक गवर्नर है, ये बात मेरी समझ में आई। इस कंपनी का जब मैंने पूरा नाम पढ़ा तो मेरी समझ में आया, एक तो गवर्नर है और कंपनी ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ लंदन, यानी लंदन के व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई है। किस काम के लिए? ट्रेडिंग, व्यापार करने के लिए। इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडीज में जो देश है, जिसमें हमारा प्यारा हिंदुस्तान आता है, जिसमें चीन भी एक देश आता है और भी छोटे छोटे जो पूर्वी एशिया के देश हैं उनकी बात हो रही है। ये पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को ट्रेडर्स ऑफ द लंदन, लंदन के व्यापारियों ने, व्यापारी जो कि पावरफुल लोग हैं, इतना तो हम सब जानते हैं। व्यापारी का मतलब कि भाई पैसा होगा, धन होगा, समृद्धि होगी, और जिस आदमी के पास समृद्धि होगी उसके पास पावर भी होगी, उसका दबदबा भी होगा, और हो सकता है वो संसद में भी बैठा हो, वो नहीं तो उसका कोई जानने वाला बैठा होगा। तो भैया इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। जितने भी शेयर धारक थे, इस कंपनी के शेयर धारकों ने मिलकर 24 लोगों को डायरेक्टर बनाया। डायरेक्टर का मतलब, चलिए हिंदी में लिखता हूं, डायरेक्टर यानी 24 लोगों को बनाया गया। निदेशक, 24 निदेशक बनाए गए, 24 डायरेक्टर्स बनाए गए। यही वो मेन लोग हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं। चलिए आगे बढ़े। 24 डायरेक्टर्स बनाए गए और इन्हें हमने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि भाई साहब निदेशक मंडल। यानी जो निदेशक मंडल का काम है, वो काम है कि कंपनी को कैसे हैंडल करना, एक तरह से टॉप मैनेजमेंट हमें से समझना। ये निदेशक मंडल अपनी आम सभा में, जनरल असेंबली में इलेक्ट करते हैं, यानी मैं कहूँ चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं भाई? गवर्नर का।
गवर्नर का, और मैं इसे प्लूरल बना दूं कि ये गवर्नर्स का चुनाव करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हमें गवर्नर, गवर्नर जैसा कि शब्द से पता चल रहा है गवर्न करने वाला, यानी जो व्यक्ति शासन करने वाला है उस व्यक्ति के लिए गवर्नर शब्द का, जैसे टीच से टीचर बना, रीड से रीडर बना, वैसे ही गवर्न से बना गवर्नर। तो ये तय करते हैं कि कौन गवर्नर रहेगा, कौन व्यक्ति हिंदुस्तान जाकर कंपनी की कमान को संभालेगा। मुझे लगता है इतनी चीज़ बड़ी आसान थी, इतनी चीज़ आपकी समझ में भी आई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है एक नए बच्चे के मन में, भैया ये कंपनी इन्होंने बनाई, बनाई भी तो फिर हिंदुस्तान में क्यों भेजी? आज हम देखते हैं आज के टाइम को तो भैया अमेरिका, ब्रिटेन और हालांकि पूरा यूरोप तो बहुत अच्छा समृद्ध है भैया, हमसे ज़्यादा अच्छा वो लोग कर रहे हैं हर फील्ड में। तो उन लोगों को क्या ज़रूरत थी कि वो हमारे यहाँ आकर कंपनियां भेज रहे हैं अपनी, उन्हें लगता है यहाँ कंपनी भेजेंगे और यहाँ से मुनाफा कमा लेंगे। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? तो थोड़ा सा इतिहास में और थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, 10 मिनट इतिहास को समझते हुए फिर हम अपनी पॉलिटी की तरफ रुख करेंगे। साथ ही चीज़ों को समझते समझते आगे बढ़ेंगे तो याद करने में भी आसानी होगी। और एज अ टीचर मेरा जो सबसे मूल काम है, मेरा जो बेसिक काम है साथियों, वो मेरा काम है कि आपके अंदर मैं जिज्ञासा पैदा कर दूं, आपके अंदर रुचि पैदा कर दूं। यदि आपके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी तो चीज़ों को आप अपने आप भी सीख लेंगे। जैसे कि एक बात आप समझें, अभी आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आपका दोस्त है मोहित, मोहित आकर आपको बताता है कि भाई मैंने अभी देखा वो जो पीले कपड़ों में लड़की आती है ना, नाम बताया उसने, जो परी है ना, परी, वो अपने मोहित के साथ कुछ खुसफुस कर रही थी यार, इनका कुछ चल रहा है शायद। तो इसने क्या किया, दोस्त ने उसे इतनी बात बताकर एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया उसके अंदर। अब उसके अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा हो गई जानने की कि ये आखिर चल क्या रहा है, और एक डाउट भी पैदा हो गया उसके अंदर। अब जैसे ही डाउट और जिज्ञासा पैदा होती है प्यारे बच्चे, फिर हम ऑटोमेटिक, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम उस चीज को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अब उसे कोई ना बताए, वो पता कर लेगा कि भाई साहब ये खुसफुस, ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। तो मैं चाहता हूं कि यही यही जिज्ञासा आपके अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर पैदा हो, और जिस सब्जेक्ट को, पॉलिटी को आप समझते हैं कि ये बहुत बोरिंग है, ये बोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए इतना मजेदार हो जाए, आप समझ पाएं कि भाई साहब ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट वाकई बहुत मजेदार है। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना साथियों, केवल थ्योरी थ्योरी हम पढ़े जा रहे हैं, हमने किताब खोली, हमने वन लाइनर याद करने शुरू कर दिए, तो फिर हमारी समझ में चीज़ें आती नहीं है। हमें एक पेज पढ़ने के बाद लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, इसमें फैक्ट ही फैक्ट हैं, हमें अधिनियम ही अधिनियम याद करने हैं, कुछ ऐसा मनोरंजक, कुछ ऐसा रोचक तो मुझे मिल ही नहीं रहा। क्योंकि जब भी आप थ्योरी के पीछे जाएंगे साथियों, आपको कुछ भी रोचक नहीं मिलेगा। ये इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये दुनिया के सारे सब्जेक्ट के लिए है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे, जब तक आप उसका उपयोग नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसे नहीं समझेंगे, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी पूज्य गुरुजी ने हमें पढ़ाया है, उन्होंने सब ने हमें थ्योरी रटवा दी है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मैं एज अ सब इंस्पेक्टर, मैंने प्रशासन में काम किया भाई, मैंने गवर्नमेंट के लिए काम किया पूरे 7 साल काम, इसलिए मुझे पता है कि इन चीज़ों का प्रैक्टिकल उपयोग क्या है, कौन से शब्द से, कौन से अनुच्छेद से कौन सा कानून बाद में बना है, और कौन से कानून को किस तरह अप्लाई करता है शासन, किस तरह अप्लाई करती है सरकार। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे ना मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा, और आप कहेंगे कि सबसे मज़ेदार जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। और केवल मज़ेदार और रोचक ही नहीं साथियों, भैया एग्जाम में यूपीएसआई देने जाओगे तो 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, और जो दूसरा पोर्शन है मूल विधि, वहां पर भी 7 से 8 सवाल, उन 7 से 8 सवाल में से 3 से 4 सवाल तो इसी यहीं से कवर हो जाएंगे आपके संविधान से ही। और जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा यूपीएसआई के बैच को, वो तो इस हिसाब से चलेगा कि आप समझ लीजिए कि मूल विधि अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, इसी में कवर कर लेंगे हम सारी चीज़ों को। और फिर भी हम मूल विधि का अलग से क्वेश्चन लेकर भी आएंगे, सारे जो 22-24 एक्ट हैं आपके जरूरी, वो सारे भी पढ़ लेंगे। तो मैं कह रहा था कि भाई रुचि, इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम चीज़ों को सीखेंगे कि ये हो क्यों रहा है, आखिर हो क्यों रहा है। जो कंपनी ट्रेड करने आई है, वो कंपनी यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप कर क्यों रही है, समझते हैं इस बात को। देखो, एक आदमी है जिसका नाम है मार्को पोलो, यही आदमी है जिसने आग लगाई है, मार्को पोलो, है ना। ये आदमी आता है एशिया घूमने, या मैं कहूँ ईस्ट एशिया आता है। हालांकि ये व्यापारी है, और एक व्यापारी होने के नाते भैया व्यापार करता है, और इसे घूमने फिरने का भी शौक है, तो अपना यात्रा वृतांत लिखता है। ये अपनी ट्रेवल में इसने क्या क्या देखा वो सारा लिखता है। अब जब वो लिखता है और हिंदुस्तान की समृद्धि के बारे में लिखता है, कहता है कि जो मसाले, जो काली मिर्च, जो कपड़ा आप ढूंढ रहे हो ना यूरोप में, भैया हिंदुस्तान में जखीरा है इन चीजों का, जखीरा है। मैंने खुद देखा, मैंने सोने की चिड़िया देखी है वहां, वो देश नहीं, वो सोने का देश है भैया। इतनी समृद्धि, इतना वैभव लोगों के पास। इस मार्को पोलो की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है पूरे यूरोप का। यूरोप कहता है भैया हिंदुस्तान जाना ही पड़ेगा। एक आदमी है
जाना ही पड़ेगा। कोशिश शुरू करता है यूरोप, और हम बात करते हैं पुर्तगाल की, जहां से पहला आदमी हिंदुस्तान पहुंचता है। कहां से? समुद्री रास्ते है। समुद्री रास्ते, अच्छा समुद्री रास्ते की बात क्यों कर रहे हैं साथियों? समुद्री रास्ते की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये हेडिंग जो आपको दिखाई दे रही है, डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, यानी कि नए व्यापार के रास्तों की डिस्कवरी की चर्चा हो रही है। तो क्या पुराने भी कोई रूट्स थे? जी हाँ, पुराने रूट्स थे, जिसे हमने कहा रेशम मार्ग। जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, जब हम बात करेंगे विश्व इतिहास की, तब हम रेशम मार्ग को समझेंगे, किन किन देशों से होकर यह मार्ग गुजरता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये रेशम मार्ग है जो स्थल के द्वारा जोड़ता है यूरोप को हिंदुस्तान से। अब ये रेशम मार्ग डिस्टर्ब होता है कब? जब होता है क्रूसेड, 13वीं सदी में एक युद्ध होता है इस्लामिक लोगों के बीच में और यूरोपियंस के बीच में, जो पोप को मानते हैं, जो ईसाइयत को मानते हैं, उनके बीच में। एक तरफ ईसाई हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं, और लड़ाई है रेशम मार्ग पे कब्जे की। भाई रेशम मार्ग पे कब्जा क्यों करना है? क्योंकि जिसका जिसका कब्जा रेशम मार्ग पे होगा, वही व्यापार अच्छा कर पाएगा, वही अच्छा मुनाफा कमा पाएगा। अब आप मुझे बताओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे इतनी लड़ाई क्यों है? क्योंकि भैया वहां पैसा आ रहा है, वहां से तेल आ रहा है, वहां से इकोनॉमी बन रही है कई देशों की। इसीलिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके इतना तनातनी है। यूएसए कहता है कि ये इराक वाले जो है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, हम इन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देंगे। पागल ना बनाओ ट्रंप चाचा, पागल ना बनाओ। आप सही कहो कि आपका जो हित, आपका जो व्यापार है, आपका जो प्रॉफिट है, आपको वो दिखाई दे रहा है। सही बात करो। तो वैसे ही रेशम मार्ग, आप कहेंगे भैया इसे धर्म युद्ध क्यों कहा गया, फिर क्रूसेड क्यों कहा गया भैया? अभी आप कह रहे हो कि रास्ते को लेकर लड़ाई है, और आप इसे धर्म युद्ध भी कह रहे हो। आप मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक नेता कभी कहता है कि वो वोट के लिए लड़ रहा है? नेताजी क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ। यही तो कहते हैं नेताजी। नेताजी ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। तो भैया जब ये धर्म युद्ध इसे नाम दिया गया, तो मुझे एक चीज बताओ, जो राजा साहब हैं, चाहे वो इस्लामिक पीपल्स के रिप्रेजेंटेटर हों, चाहे वो इस्लाम धर्म के राजा रहे हों, या फिर वो यूरोप के ईसाई धर्म के राजा रहे हों, वो ये थोड़े ही कहेंगे कि हम जो है रास्ते पे कब्जे की लड़ाई है, कि जिसका रास्ता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है, जो इस रास्ते का मालिक वो पूरे व्यापार का मालिक। भाई जो जिसका रास्ते पे कब्जा होगा वही व्यापार करेगा। अब मसाले का व्यापार तो इतना खतरनाक कि मसाले को तो सोने के बराबर माना जा रहा है ना। यहाँ तक कहा गया कि हिंदुस्तान की एक जड़ी बूटी दालचीनी, जो कि मसाला भी है, सोने के बदले में दालचीनी दे रहे हैं लोग। इतना इतना प्रभाव है। एक तो मसाले, दूसरे हिंदुस्तान की जड़ी बूटियां, जो कि पूरे पूर्वी एशिया में जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उनके ट्रेड के लिए ये कहानी हित की, कहानी अपने इंटरेस्ट की, कहानी मुनाफे की। नाम दिया गया धर्म युद्ध, क्योंकि आदमी जो सैनिक है ना, जो सिपाही है, वो धर्म के लिए जान दे देगा, है ना। अभी मैं आपसे कहूँ कि 2 लाख रुपए देंगे, जान दे दो, नहीं देंगे। आपसे कोई कहे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, जान दे दो, आप कहोगे क्या करूंगा पैसे का। वहीं जब आपसे कहा जाता है कि भाई साहब सीधे स्वर्ग जाओगे, अप्सरा वो डांस कर रही है वहां इंद्र की सभा में, आपको भी मिलेगा डांस देखने को। अब दारू दारू की नदियां बह रही हैं भैया। अरे 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ क्या पड़े हो भाई? इसमें कूदो, युद्ध में साथ दो मेरा, 72 हूरें मिलेंगी वहां, शराब की नदियां। मैं कहता हाँ, अभी अभी लड़ने को तैयार है। तो इसलिए इसे धर्म युद्ध का नाम दिया गया। खैर ये हमारा, हम इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जब धर्म युद्ध का नाम दिया गया, वो रूट पूरा ब्लॉक हो गया। जब वो रूट ब्लॉक हुआ तो बड़ी दिक्कत आई कि भाई अब नया रास्ता खोजा, नया रास्ता कैसे कैसे खोजा जाएगा। उस समय पर जहाज बन गया पानी का, दिग्सूचक यंत्र यानी दिशा बताने वाला यंत्र भी बन गया। तो एक आदमी है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, ये पुर्तगाल की कहानी चल रही है साथियों। इसका नाम ही हमने, इसका सरनेम ही नेविगेटर कह दिया। मैप पे आप नेविगेट करते हैं ना, तो इसका नाम ही नेविगेटर हो गया, क्योंकि इसे बड़ा शौक है भौगोलिक खोजें करने का, नई नई जगह खोजने का, कि नई जगह खोजें और देखें कहाँ हमारे इंटरेस्ट की, कहाँ हमारे हितों की पूर्ति हो सकती है, कहाँ से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आगे बात चलती है, ये कई लोगों को भेजता है नई नई जगह खोजने के लिए। अब हिंदुस्तान खोजने के लिए, हिंदुस्तान का जल मार्ग खोजने के लिए बार्थोलोमेव डियास को भेजता है। डिटेल में सारी चीजें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास में। बार्थोलोमेव डियास को भेजता है। बार्थोलोमेव डियास पुर्तगाल तक पहुंचता है, समुद्री तूफान में फंसता है और केप ऑफ गुड होप से वापस चला जाता है। फिर इसके बाद एंट्री होती है, सीन में एंट्री होती है वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा, आपने वाइकिंग्स देखी है क्या आप लोगों ने? एक सीरीज है जिसका नाम है वाइकिंग्स, जिसमें रैगनर है, रैगनर नॉर्थब्रुक उसके बच्चे हैं। रैगनर नॉर्वे से शुरू करता है, कैटागट कैटागट से वो ब्रिटेन पे हमले करता है,
फिर फ्रांस पे, वो समुद्री मार्ग से अगर आप उसे देखेंगे तो वो पूरी कहानी इन्हीं समुद्री लुटेरों की है, इन्हीं समुद्री लुटेरों की है जिन्होंने बाद में अपने आप को व्यापारी कहा। इनका देखो, इनका सीधा सिद्धांत था, अपनी पूरी सेना वैना लेके निकलेंगे समुद्र के रास्ते, नई जगह पहुंचेंगे, देखेंगे वहां के लोग कमजोर हैं तो तलवार घुसाई, 2 बार घुमाया, मारा, जितना भी तुम्हारा माल है वो सब हमारा। जब उन्हें सामने ऐसा दिखा कि भाई सामने वाला खतरनाक है, तो इन्हें आइडिया आया, अब हम लड़ने थोड़े ही आए हैं, लूट करने थोड़े ही आए हैं, हाथ मिलाओ, वी आर ट्रेडर्स, हम व्यापारी हैं भाई। तो ये कहानी उस सीरीज में बहुत अच्छी दिखाई। तो वैसा ही ये वास्को डी गामा है कि भैया मिलेगा कोई कमजोर तो लपेट देंगे, और मिलेगा कोई ताकतवर तो कहेंगे वी आर ट्रेडर्स, व्यापारी हैं भैया, व्यापार करने आए हैं। इसी वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा 1498 में। हालांकि एक आदमी और है कोलंबस, जो हिंदुस्तान खोजने निकला है, लेकिन साथियों रास्ता भटक के वो पहुंचता है नई दुनिया में, और नई दुनिया नाम देता है वो आज के अमेरिका को। उसकी बात नहीं करते, वास्को डी गामा आता है। आकर भाई साहब ये आदमी यहाँ से केरल पहुंचता है, इतिहास की क्लास में देखेंगे, लेकिन हमारे लिए काम की चीज है। ये 60 गुना प्रॉफिट कमाता है, 60 गुना लाभ ले लेता है भाई। अब 60 गुना लाभ ले लिया, इसने घर पे आके बताया मैडम को, मैडम ये जो माल लाए थे ना हिंदुस्तान से, अब बेच दिया हमने मार्केट में, 60 गुना लाभ हुआ है। मैडम बोली क्या 7 7 बोल रहे हो ना? वो बोली पगली 7 नहीं बोल रहा, 60 बोल रहा हूँ। भाई साहब आंखें फटी की पटी रह गई, ऐसे कैसे हो सकता है। मैडम ने 2-4 को और बताया महिलाओं को, हमारे वो है ना, गए थे हिंदुस्तान, 1 रुपए का सामान लाए, 61 का बेच दिया लगे, 60 गुना फायदा हुआ। तो वास्को डी गामा ने इतना पैसा कमाया कि पूरा यूरोप, एक तो पहले ही मार्को पोलो दिमाग खराब कर चुका है, इसने 60 गुना प्रॉफिट कमा के ऐसी तैसी मार दी। अब सबकी नजर हिंदुस्तान पे कि ये तो पैसा हम कमाएंगे, पैसा वाली बात हो गई, और पूरा यूरोप पागल हो गया। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, और ये पीडीएफ बन के तैयार हो गई। क्रम में कभी भी दिक्कत हो तो पीडीएफ याद कर लेना, ये ए बीच में घुसा देना, पी फॉर पुर्तगाली, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, और फिर आएंगे फ्रांसीसी। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने आके पहले यहाँ खूब व्यापार किया, व्यापार को समझा। ये वो दौर है साथियों, जब हिंदुस्तान में एक तरफ मराठे संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ सिख संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ अफगान भी आक्रमण कर रहे हैं, एक तरफ जो कि मुगल बादशाह है वो पूरी तरह कमजोर हो गया है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि छोटे छोटे भागों में हिंदुस्तान बट गया है। अंग्रेजों की माने तो उनका कहना है कि 565 के आसपास रियासतों के साथ हमने साइन किया था। क्या साइन किया था भाई? हमने इनसे संधि की थी लगभग इतने लोगों से, तो 565 उनकी बात को मान ले तो इतने टुकड़ों में हिंदुस्तान उस समय बटा हुआ है। और प्लासी व बक्सर के युद्ध की बात, ये 2 युद्ध हमें इसलिए भी देखने हैं कि इतिहास के वैसे टॉपिक हैं लेकिन हमारे कनेक्टेड हैं। अभी हम इतिहास से लेकर अभी आपको पॉलिटी पे जल्दी ही लैंड करवाते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध इसलिए जरूरी हैं साथियों कि ये वो 2 युद्ध हैं जिनके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व रहा, अंग्रेजों ने राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। 1757 का साल है, प्लासी में एक युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध होता है। होता क्या है, अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं बंगाल में। फोर्ट विलियम एक जगह है जहां पर इन्होंने ठीक ठाक अपना कब्जा जमा लिया है। अब ये टैक्स नहीं दे रहे। बंगाल के नवाब साहब कह रहे हैं भाई साहब ये हमारे यहाँ आके व्यापार कर रहे हैं और हमें टैक्स नहीं दे रहे। ये इन्हें फोर्ट विलियम में जाके मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। फिर अंग्रेज जितने भी यहाँ गवर्नर है वो सब मिलकर अटैक करते हैं वापस, और प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धूल चटा दी जाती है। इसके बाद आगे कहानी आती है 1764 की। यहाँ बक्सर का युद्ध होता है। जब आप इतिहास की क्लास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी को और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों ने क्या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। इन्होंने स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, यदि किसी दुश्मन को कमजोर करना है, दुश्मन को मारना है, तो उसके घर में अपना आदमी बिठा दो, उसके घर में ऐसा आदमी ढूंढो जो उसके घर में उसका विरोधी हो। ऐसे ही इन्होंने इन युद्धों में इसी स्ट्रेटजी का काम करते हुए यहाँ के लोगों को, जैसे मान लो सिराजुद्दौला नवाब है बंगाल के, सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। मीर जाफर को कहा हाँ भाई बनना है राजा। मीर जाफर बोला हाँ भैया बनना है राजा, बिल्कुल। बोले ठीक है राजा बनाते हैं, तुम्हें युद्ध के लिए आएंगे और जिस दिन हम युद्ध के लिए आए तुम सेना लेकर मत आना। वही हुआ, इन्होंने 20 लोगों को अपनी तरफ मिलाया। 20 के 20 लोगों ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला रणभूमि छोड़कर भाग गए। भागते हुए मीर जाफर के लड़के ने पकड़ लिया, घोंप दिया चाकू, लुढ़का दिया चचा को। चचा वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद मीर जाफर राजा बना। मीर जाफर राजा बनते ही अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई अब तो तुमको राजा बना दिया, लाओ क्या है हमारे लिए। तो एक तो मुक्त व्यापार तुम्हारे लिए, पूरे बंगाल में आप व्यापार करो, कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। अच्छा आपको राजा बनाया है, फलानी चीज में खर्चा है, वो एक जहाज टूट के हमारा बनवाना है, देना जरा पैसा। ले लिया पैसा। दारू पीनी है, देना पैसा।
ले लिया पैसा। तो हर चीज़ के लिए भैया पैसा ले रहे हैं। पूरा खजाना खाली हो गया मीर जाफर का। मीर जाफर का दिमाग खराब यार, पूरा खजाना खाली कर दिया। जब वो पैसे नहीं दे पा रहा तो अंग्रेजों ने कहा हटो यार, तुम्हारे बस के नहीं है। फिर पूछा कौन बनेगा करोड़पति। मीर जाफर के दामाद साहब बोले अरे यार जाफर चाचा तो बुढ़िया गए हैं, हमें बनाओ। मीर कासिम बोले हमें बनाओ। मीर कासिम बने। मीर कासिम बनते ही समझ गए कि पैसा तो है ही नहीं, दिवालिया तो हो गए हम, पूरा बंगाल दिवालिया होगा, कैसे करें। इन्होंने कहा कि जो मुर्शिदाबाद में है ना, जो हमारी राजधानी, ये अंग्रेजों के नज़दीक है फोर्ट विलियम के, इसे दूर लेके जाते हैं। पहले ये राजधानी को मुंगेर लेके गया, फिर इसने कारखाने लगवाए कि बंदूकें बनाते हैं, फिर इसने सेना को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की समझ में आ गया हाँ भाई क्या कर रहे हो ये तुम सेना वेना क्यों बढ़ा रहे हो भाई, तुम्हें इसलिए तोड़ना बैठाया था हमने कि पावरफुल बनना है, हम देख लेंगे ना ये सारी चीज़ें। कहानी यहाँ बदली। जाकर मिला अवध के नवाब से, अवध के नवाब से जाकर मिला, और मुगल सम्राट यानी कि शाह आलम द्वितीय से जाकर मिला, और इन दोनों के साथ अलायंस करके इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ 3 पार्टी हैं, एक तरफ अकेले अंग्रेज हैं, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेजों की जीत होते ही कहानी बदल जाती है और होती है इलाहाबाद की संधि। अब अंग्रेज दोनों से संधि करते हैं कि अवध के नवाब तुमने साथ दिया था ना युद्ध में हमारे दुश्मन का, अब हमें बदले में कुछ चाहिए तभी जान बचेगी। तो अवध के नवाब के साथ ये कहानी है 1965 में साथियों, ये समझौता होता है अवध के नवाब के साथ प्लस मुगल सम्राट के साथ, है ना। इनसे अलग संधि होगी, इनसे अलग संधि होगी, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, या मैं कहूँ अंग्रेजों की। और इस संधि में ये ले लेंगे यहाँ से दीवानी अधिकार। इंपॉर्टेंट बात है भाई, कौन से अधिकार? कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, वो वाले दीवानी नहीं भाई, ये दीवानी अधिकार। दीवानी का मतलब होता है साथियों राजस्व के अधिकार। अब हम पॉलिटी में प्रवेश कर चुके हैं। दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व, दीवानी को आप और हिंदी में समझना चाहें तो राजस्व के अधिकार। राजस्व का मतलब टैक्स लेने के अधिकार, वसूली करने के अधिकार, ये सारे अधिकार यहाँ कंपनी ने अपने पास रख लिए 1765 में। अब देखें 1773 में अधिनियम आ रहा है, अभी ये साल 1765 है, यानी आप देखें बीच का गैप तो ये 7-8 साल आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो गुरु 8 साल हैं, इन 8 साल में EIC को लीड कौन कर रहा है इस समय? रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि यहाँ 3 गवर्नर हैं उस समय पे, 3 गवर्नर, बंगाल का गवर्नर है, दूसरा हमारे मद्रास का गवर्नर है जो चेन्नई है, और तीसरा गवर्नर है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीसरा बॉम्बे का। आप ध्यान से देखेंगे मैप पे इन तीनों लोकेशंस को तो आप पाएंगे कि इधर पश्चिम में बॉम्बे पे जो बंदरगाह है वहाँ इन्होंने कब्जा कर रखा है। नीचे आएंगे, नीचे जब आप दक्षिण में आएंगे तो आप देखेंगे कि भाई साहब यहाँ तो इन्होंने मद्रास यानी चेन्नई पे बढ़िया कब्जा जमाया हुआ है, और घूम के वापस पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व में देखेंगे कि भाई बंगाल में इन्होंने ठीक अपना बेस बनाया हुआ। तो आप देखेंगे 3 साइड से इन्होंने अपने बेस बना लिए। ऊपर क्योंकि पहाड़ है, पर्वत है, इसलिए ऊपर तो समुद्री रास्ते का कोई मतलब है नहीं, तो इन्होंने तीनों तरफ से हिंदुस्तान पे अपना बेस बना लिया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये देख रहे हैं हम 8 साल। इन 8 साल में क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव ने कमाया धन, है ना, जो आप भी कमाना चाहते हो। आप सोचते हो भैया दरोगा बन जाएंगे भैया, फिर हम कमाएंगे धन, ऐसा ख्याल आता होगा ना मन में, एक बार पुलिस में लग जाए, बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए भैया, सारा धन हम ही कमा लेंगे फिर। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी यही सोचा कि अब तो अधिकार हैं अपने पास, दीवानी अधिकार मिल गए, टैक्स हम ले रहे हैं, लूटो। इसने भी लूटो स्ट्रेटजी अपनाई, और लूटो स्ट्रेटजी अपनाते अपनाते भैया इसने खूब पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि रॉबर्ट क्लाइव बाबू ने इतना पैसा कमाया भैया, जो ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन के जो शेयर धारक हैं कंपनी में। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि जो शेयर धारक है ना दोस्त कंपनी में, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन की संसद में भी हैं, क्योंकि शेयर धारक कौन है? बड़े व्यापारी। बड़े व्यापारियों में कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रिटेन की संसद में भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली एक्टिव हैं। उन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और हिंदुस्तान भेजी, इसलिए तो एकाधिकार मिला भाई। किसी कंपनी को सरकार एकाधिकार दे रही है। आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे हमारी गवर्नमेंट किसी कंपनी को एकाधिकार देते किसी काम का, कि इस काम को केवल तुम करोगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सही व्यवस्था, गवर्नमेंट के लोगों की सही व्यवस्था है इस कंपनी के साथ, ऐसा ही हमारी समझ में आएगा। तो इसीलिए एकाधिकार कंपनी को दिया गया। अब क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव साहब ने कोठियां ठोक दी, मर्सिडीज लिए घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा जलवा, पूरा रथ वथ लेके उधर सांसद सदमे में आ गया कि इतना पैसा हमारे गवर्नर के पास, अरे हमने ही तो भेजा था, हमने गवर्नर बना के भेजा, इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो इनकी जांच हो गई साहब की। बोला इस आदमी की जांच करो बे, आय से अधिक संपत्ति की जांच करो इस आदमी की। इस आदमी की जांच हुई, और इस आदमी की जांच होते होते अब आएगा एक अधिनियम। अब ब्रिटेन गवर्नमेंट कहती है कि यार ये कंपनी है ना, ये हाथ से निकल रही है, इसका कुछ इलाज बांधना पड़ेगा। तो इलाज बांधने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटिंग यानी रेगुलेट करने के लिए। द मीनिंग ऑफ रेगुलेटिंग इज टू रेगुलेट, यानी नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए। क्या नियंत्रित करोगे? भ्रष्टाचार। रॉबर्ट भैया बोले भ्रष्टाचार साहब, भ्रष्टाचार तो किया ही नहीं है।
बंगाल के नवाब थे भैया, वो दे गए गाड़ी, तो हमने तो खरीदी नहीं, हम पैसा ही नहीं हमारे पास, तो ये तो गिफ्ट है। बोले अच्छा गिफ्ट है, सारे गिफ्ट लेने बंद, यानी उपहार नहीं ले सकते, निजी व्यापार नहीं करोगे, और भाई साहब भ्रष्टाचार नहीं करोगे। तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब आप कहोगे भैया अब फिर आपने वही बोरिंग बात शुरू कर दी, एक तो याद नहीं होते ये 14 एक्ट, अब आपने फिर कहानी शुरू कर दी। तो कहानी को मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए लेके चलता हूँ उस पेज पे जहां मैंने आपको छोड़ा था और बताया था कि सारे एक्ट मैं आपको याद करवाऊंगा एक बार में। चलिए अब मैं आपको यहाँ याद करवाता हूँ। हमने दो कैटेगरी इसकी बनाई कि भाई साहब कंपनी के अधीन कौन कौन से एक्ट आए, और अरे क्या हुआ भाई साहब, कंपनी के अधीन कौन कौन से एक्ट आए, ये दिक्कत है, और ब्रिटिश ताज के अधीन कौन कौन से अधिनियम आए। 7 अधिनियम उधर पढ़ेंगे, 7 अधिनियम इधर पढ़ेंगे। अब इनको समझ लेते हैं एक बार। 14 के 14 अधिनियम को आपके सामने रखूंगा, कैसे याद करना है वो बताऊंगा, फिर 1773 उससे आगे की कहानी को हम देखेंगे। देखो कंपनी के अधीन अधिनियम में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे भाई, यहाँ लिख लेंगे कंपनी के अधीन, यानी जब कंपनी के हाथ में था शासन, यानी एक तरह से कंपनी जब कंट्रोल कर रही थी चीज़ों को, तब कौन कौन से अधिनियम आए, और जब ब्रिटिश ताज ने किया तब कौन कौन से अधीन आए, कौन कौन से अधिनियम आए ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश ताज के अंडर, इसके अंडर। चलिए 1857 की क्रांति को यहाँ से हटा के एक फिगर आपके सामने बनाऊंगा, और ये फिगर आपको 4-5 बार बनाना है, और इसे बनाने के बाद आप समझेंगे कि सारे अधिनियम आपको याद होंगे। देखो 1773 से शुरुआत करते हैं। 1773 में आता है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट। हर एक एक्ट में 20 जोड़ेंगे, यानी 73 से ये 20 साल के लिए होता है, तो +20 ईयर करेंगे आप, +20 यानी हर 20 साल बाद, हर 20 साल बाद एक अधिनियम लाना पड़ेगा, और वो अधिनियम बताएगा अभी और कितने साल आप कर सकते हैं व्यापार। तो 1993, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 93 में अधिनियम आएगा जिसे चार्टर अधिनियम कहेंगे। उसके बाद फिर आपने 20 जोड़ा 1833, फिर आपने 20 जोड़ा 1813, 1833 और 1853। अब 1853 में आप 20 जोड़ेंगे तो 1857 के पार चले जाएंगे। मैंने आपको कट ऑफ डेट ईयर बताया था, कट ऑफ ईयर 1857, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। तो ये सारे चार्टर अधिनियम है गुरु, कोई दिक्कत नहीं होगी अब याद करने में। चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम, यस, क्या दिक्कत है भाई, ये तो याद हो ही जाएंगे, इनके ईयर तो कम से कम याद हो ही जाएंगे, ईयर में क्या है, कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज और समझेंगे, ये आपको हालांकि याद मैं अभी करवाऊंगा, सारी चीजें ये भी याद हो जाएंगे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कुछ चीजें, कुछ समस्याएं आई, जैसे 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और साथ में सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि नियुक्त कर रही है ब्रिटेन की सरकार, और गवर्नर को नियुक्त कर रहे हैं निदेशक मंडल, 24 लोग जो थे उनकी आम सभा में गवर्नर नियुक्त होता है, तो ऑटोमेटिक भाई साहब ये तो सरकार के द्वारा चुना हुआ आदमी ज्यादा पावरफुल हो गया ना, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल हो गया, तो गवर्नर जनरल को काम करने में दिक्कत आने लगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे कि सरकार को, निदेशक मंडल को रिपोर्ट करे, दोनों तरफ समस्या, यानी कि फ्री हैंड नहीं मिल रहा गवर्नर को, एक ये समस्या आई। दूसरी समस्या ये आई जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया साथियों, तो क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी भारत के मामलों को समझ ही नहीं पा रहा ना, अंग्रेजी में भाई वहाँ के कल्चर अलग हैं, हमारे कल्चर अलग हैं, तो अंग्रेजी नियम उनका कल्चर उस हिसाब से पढ़ के आया है, वो समझ ही नहीं पा रहा यहाँ के मामलों को, यहाँ के कानूनों को। उसे हिंदी आती नहीं, उसे पता नहीं हिंदुओं के लिए क्या कानून थे पहले, उसे पता नहीं मुसलमानों के अपने क्या कानून है। तो एक ये बड़ी समस्या थी जो दूर की जाएगी अगले अधिनियम में। तो 1881 का, 1781 का, सॉरी टू से, ये 18 नहीं है भाई, ये है 17, 1781 में अधिनियम आएगा, संशोधन होगा इसमें, और ये दो चीजें चेंज की जाएंगी। फिर एक प्रेसिडेंट, फिर एक पीएम बनेगा, और 1784 में विलियम पिट्स जब पीएम बनेगा, ये एक अधिनियम लेके आएगा, और विलियम पिट्स एक और दूसरा अधिनियम लेके आएगा 1786 में। यहाँ ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 शक्तियां देकर हिंदुस्तान भेजेगा। तो ये हैं 4, 5 और 3, 8 अधिनियम तो यहाँ मैंने आपको बताए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 और 1 5, इसमें 20-20 जोड़ना है, देख लेना कहीं जोड़ने में कोई मिस्टेक हुई हो तो। और ये 3 आपको अलग से देखने हैं जो लगातार आ रहे हैं 81, 84 और 86 में। खैर अब आते हैं इस पे, ये वाले थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, और दिक्कत होती है बच्चों को इन्हें समझने में। इसमें 2 कैटेगरी हैं साथियों, 2 कैटेगरी कौन सी है, एक तो भारत शासन अधिनियम है, एक परिषद अधिनियम है। यानी कि अब मैं लिखवाता हूं यहाँ पे 1858 में सबसे पहले, क्योंकि शासन की बागडोर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली, तो इसे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 का, जिसमें शासन की बागडोर ब्रिटेन सम्राट ने संभाली। इसके बाद अब आएगा, अब ये परिषद में चेंज करेंगे। परिषद कौन सी, वही परिषद जो 1773 में गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनी है 4 लोगों की, 73 का एक्ट देखेंगे उसमें डिटेल में। इस परिषद में चेंज होते रहेंगे, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब समझेंगे, देखो 1861 के बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 में, यानी ये 3 भारत परिषद अधिनियम है गुरु,
इतना आपको याद रखना। ये 3 तो भारत परिषद अधिनियम हो गए, 61, 92 और 1909। 1909 से आपको चीजें याद हो जाती हैं। 1909, 1919, 1935 और 1947। देखो 1909 का मार्ले मिंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का फिर से भारत शासन अधिनियम और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इनमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो चीजें गौर करने की हैं साथी, इसे आप कई बार बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, जब खुद से 3-4 बार बना लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो एक ये अधिनियम, एक ये अधिनियम, एक ये अधिनियम, इनका नाम है भारत शासन अधिनियम। जब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रिक का भी। जब शासन में चेंजेस की बात होगी तो कहीं ना कहीं वो भारत शासन अधिनियम से जुड़ा हुआ सवाल होगा, और जब परिषद में चेंज की बात होगी तो कहीं ना कहीं परिषद अधिनियम से जुड़ा हुआ सवाल होगा। इसलिए उसे हम जब सवाल को ब्रेक करेंगे तब ये हमारे काम आएगा। 58। अच्छा, इसे याद कैसे रखना? देखो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप याद रखेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1935 भारत शासन अधिनियम वो अधिनियम है जहां से हमने अपना संविधान ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 250 अनुच्छेद लिए। तो यहाँ तक आपको याद रहता ही है। थोड़ी सी कोशिश करके 1909 और 1919 को भी याद कर लेते हैं आप। मार्लियामेंटो 1909 का और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये आपको याद होंगे। और ये 3 आपको यहाँ देखने। तो ये पूरा एक मैंने आपके सामने ये इमेज बनाई कि इतने अधिनियम हमें पढ़ने हैं। 14, 2 से 3 क्लास में 14-15 अधिनियम है, 2 से 3 क्लास में हम इन्हें खत्म कर लेंगे प्यारे साथियों। अब ये ऐतिहासिक विकास आप थोड़ा सा समझ गए हो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे लेके आपको चलता हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इतनी चीज तो आपकी समझ में आ गई होगी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ज्यादा पैसा कमा लिया कंपनी के अधिकारी ने। तो सबसे पहला काम, भ्रष्टाचार उपहार नहीं लेगा कोई भी कंपनी का अधिकारी, और निजी व्यापार नहीं करेगा ना। आप में से कई लोग व्यापारी टाइप के होंगे, सोचते होंगे भैया बिजनेस करेंगे, पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उन्हें लगेगा कि यार ये तो पुलिस की तैयारी, जब ये इन्होंने फॉर्म भरवाया है, शर्तें हमें बताई हैं, तो इन्होंने बताया कि हम निजी व्यापार नहीं कर सकते। ये आज भी चलता है, सरकारी कर्मचारी को निजी व्यापार करने की छूट नहीं है साथियों, आज भी। ठीक है, निजी व्यापार नहीं करेगा कोई व्यापारी, लिख दिया गुरु जी ने, तो ये व्यापार कर लेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार, उपहार और निजी व्यापार पे पूरी तरह प्रतिबंध। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बना के तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है भाई, मैं इसे लिखता हूं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय बनाया गया। अपॉइंट कौन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार। याद रखें, गवर्नर अपॉइंट किसने किया, हाँ, निदेशक मंडल ने। इजी। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाया, और एक बनाए गए मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि आज भी होते हैं। आप सवाल का जवाब देंगे मुझे कि आज के टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं और कितने अन्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है वो ऐसी है भाइयों, एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। बच्चों को बड़ी समस्या होती है, भैया मुख्य न्यायाधीश तो याद कर भी लें, हजारों बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन ये अन्य न्यायाधीश याद नहीं होता भैया। तो इनका नाम है एलिजा एम फे। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, स्टैटिक में भी ये सवाल कभी कभी कवर करवा दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम फे। दिक्कत होती है उन 3 को याद करने में, तो 3 का जुगाड़ ऐसे होगा। देखो देखो भैया, आप मुझे बताओ, कोर्ट में जज साहब हैं, कोर्ट में वकील साहब भी होते हैं, और वकील साहब का होता है चैम्बर। वकील साहब का होता है चैम्बर, और चैम्बर वकील साहब का है। और जब आप ये तीनों नाम लिख रहे हैं, तीनों नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हो गए गुस्सा। आपको गुस्सा आई तो आपने क्या किया, चैम्बर को आपने हाइड कर दिया, और हाइड करके पूरा कर दिया सीज। कि भाई साहब आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको 1 मिनट को लग सकता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, हाइड और सीज जैसे काम। तो चैम्बर्स, जॉन हाइड और सीजर, स्टीफन सीजर पूरा नाम है इनका, जॉन हाइड है, और रॉबर्ट चैम्बर्स इनका नाम है। तो ऐसे चैम्बर्स, हाइड और सीज से आप इसे याद रख लेंगे एज अ ट्रिक। ये आपके सामने, आपके दिमाग में, आपके जहन में रहेगी। तो कहीं ऐसा सवाल आ सकता है, आया भी है एक आध बार, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये नाम रहेंगे, एक नाम अलग से देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, पूछ लेगा। और नहीं थे पूछ लेगा तो कहानी खराब हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई। रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बात मैंने बताई, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था आपके लिए। यस, दूसरी चीज बढ़ाते हैं आगे। इन्होंने एक काम और किया प्यारे साथियों, बंगाल का गवर्नर है। गवर्नर 3 जगह हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। 3 जगह कौन कौन सी हैं, कमेंट में बता सकता है कोई। बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसे कहा गया आप बंगाल का
गवर्नर जनरल। जैसे ही जनरल शब्द इसके पीछे लगा, आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि और भी गवर्नर हैं, लेकिन ये उन सब का जनरल है, यानी ये उन सब के ऊपर है। जैसे कि एक गवर्नर हैं हमारे मद्रास में, मैं आपको बता चुका हूँ मद्रास में भी गवर्नर है, बॉम्बे में भी गवर्नर है, बॉम्बे में भी गवर्नर हैं। तो ये सारे मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर भी दोनों मिलकर किसे रिपोर्ट करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे अब बंगाल के गवर्नर जनरल को। गवर्नर किसे करेगा रिपोर्ट? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल किसे रिपोर्ट करेंगे साथियों? निदेशक मंडल को। 24 लोगों का है जो यूरोप में, जो ब्रिटेन में बैठा है, और वो किसे रिपोर्ट करेंगे? ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। तो एक पॉइंट और लिखेंगे कि जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल है, यहां लिख दिया ये बात, निदेशक मंडल सारी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट किस किस चीज की देगा भाई? राजस्व के मामलों की, सैन्य मामलों की, और राजनीतिक मामलों की, पॉलिटिकल मामलों की रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? ब्रिटिश सरकार को। ये इसके लिए मैंडेटरी कर दिया। यानी कि इन्होंने, अब आप इस बात को समझें तो आपकी समझ में एक बात आ रही होगी कि इन्होंने भैया अब अपना अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने? नियंत्रण कर लिया ईआईसी पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ब्रिटिश सरकार का, यहां शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। ईआईसी पे ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे नियंत्रण स्थापित हो गया इन सब चीजों को करके। एक चीज और देखेंगे, एक चीज और आप याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल, क्योंकि जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बढ़ा तो भाई सीधी सी बात है कि इसका वर्कलोड भी बढ़ेगा। वर्कलोड भी बनेगा तो गवर्नर की एक काउंसिल भी बनेगी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल, या इसे समिति कह सकते हैं, एक समिति बनाई गई इसकी मदद करने के लिए काम में, और काम में मदद करने के लिए बिठाए गए 4 लोग, 4 सदस्य हैं इसमें। अब ये 4 सदस्यों के माध्यम से इन्होंने गवर्नर जनरल को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने ये नियम भी बनाया भाई साहब कि गवर्नर जनरल अकेले कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये समिति मिलकर डिसाइड करेगी, वोटिंग होगी कि कौन से मुद्दे पे कौन सा काम होना है, कौन सा काम होना है, कौन सा काम नहीं होना, ये मिलकर डिसाइड करेंगे, ये समिति बताएगी। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे इन्होंने अपना नियंत्रण ईआईसी पे, ब्रिटिश सरकार ने, इस सेंटेंस को आप थोड़ा ठीक तरह से लिख लेंगे, ब्रिटिश सरकार ने कैसे ईआईसी पे अपना नियंत्रण चालू कर दिया। इतनी चीजें हो गई। इतनी चीजें होने के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है। आप मुझे एक चीज बताओ, एक तो गवर्नमेंट को ये फायदा हुआ कि जो, देखो, ये जो मद्रास का गवर्नर है ये अलग रिपोर्ट कर रहा है, बॉम्बे का अलग रिपोर्ट करता है, और बंगाल का अलग रिपोर्ट करता है। इन्होंने कहा कि यार तुम अलग अलग ना हो, सब आदमी, एक आदमी भेजा करो अपनी तरफ से, क्या तुम्हारी दिक्कत है? तो गवर्नर जनरल हो गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के बनने से, एक तो गवर्नर जनरल मैंने पहले ही बताया, निदेशक मंडल उसे नियुक्त कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज साहब हैं उन्हें नियुक्त कर दिया सीधे गवर्नमेंट ने। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप क्रिकेट खेल रहे हो मैदान में, वहीं आपके मोहल्ले का एक व्यक्ति आता है और कहता है घर चलो, तो आप उसे घर ही आ देते हो कि यार घर चलें, तुम बताओगे हमें घर जाना है कि हमें खेलना है कि पढ़ना है, तुम बताओगे अब हमें। वो तभी कहता है कि तुम्हारे पापा जी ने भेजा है, तुम्हारे डैडी भेजे हैं ये बताने के लिए कि घर चलो। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? पापा भेजे हैं, ओहो, अब आप उसके सामने नतमस्तक हो जाओगे। अरे यार तुम्हें तो डैडी भेजे हैं यार, ये तो अभी बता देगा डैडी को, डैडी बहुत मारेंगे। तो वही कहानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि भैया सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त करा है गवर्नमेंट ने, तो उनसे बदतमीजी करी तो घर पे जाके बहुत पिटाई लगेगी। इसलिए यहाँ आप देख रहे होंगे फ्री हैंड जो मिलना चाहिए था गवर्नर जनरल को, नहीं मिल रहा। तो गवर्नर जनरल को फ्री हैंड देना जरूरी है। गवर्नर जनरल काम कैसे करेगा भाई? फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो कमा के कैसे देगा भाई? तो इन्होंने पहला काम 1781 का संशोधन अधिनियम आता है, क्या लिखा हुआ है आगे? यस, 1781 का बंदोबस्त कानून की बंदोबस्त करते हैं। किस चीज का बंदोबस्त? सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट वर्ड बंदोबस्त होता है, या ऐसे मैं कहूँ कि ये रेगुलेटिंग एक्ट का ही संशोधित वर्जन है, उसमें संशोधन किया गया और ये पॉइंट लिखा गया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। यानी कि भाई साहब गवर्नर जनरल है और कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं वो पद पर रहते हुए कोई काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है उस काम के लिए। तो गवर्नर जनरल साहब को बड़ा मजा आया कि चलो कुछ तो ठीक हुआ। और एक और समस्या जो मैंने आपको बताई थी, ये भी तो समस्या है यहाँ, जब हमारे अंग्रेजी पढ़े हुए जज साहब आ रहे हैं विलायत से, उन्हें यहाँ के कानूनों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने एक काम और किया कि हिंदू लोगों के जो मामले होंगे, सुप्रीम कोर्ट बना है तो मामले पहुंचेंगे ही ना, हिंदू लोगों के मामले
हिंदू कानून के हिसाब से सुने जाएंगे और मुस्लिमों के मामले मुस्लिम कानूनों के हिसाब से, मुस्लिमों के मामले भैया मुस्लिम कानूनों के हिसाब से। अब आप कहोगे भैया ये तो अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो इन्हें उर्दू आती है ना अरबी आती है, ये मुस्लिम कानून कैसे समझेंगे, ये संस्कृत भी नहीं समझते भैया, मुस्लिम कानून समझेंगे कैसे? तो गुरु 1773 समझ रहे हैं, और ये है 1781। कितने साल हो गए बीच में? इतने बीच के सालों में जैसे ही इन्हें पता चला कि ये समस्या है हमारे साथ, हम नहीं कर पा रहे हैं निपटारा, तो इन्होंने बढ़िया कमेटी बनाई, बहुत सारे पंडितों को बुलाया, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाया कि भैया बैठो, अपनी सारी किताबें खगालो, क्या क्या तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी हिंदू स्मृति में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी शरीयत में क्या लिखा हुआ है, हमें बताओ। इन्होंने उसका ट्रांसलेशन करा, उसे समझा और उस हिसाब से एक कोड तैयार किया, और उस कोड के हिसाब से इनके मामले सुने जाने लगे। तो ये भी समस्या खत्म हो गई। ये दो बात हम याद रखेंगे 1781 के बंदोबस्त कानून में। आगे बढ़े 1784। ये कहानी थोड़ा सा और गौर से समझेंगे। 1784 में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हमें ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा मज़ेदार तरीके से समझना है। इस समय एक नौजवान, बच्चा कहूँगा मैं उसे, 23-24 साल का आदमी है, चलो आदमी कह देते हैं, बच्चा नहीं करते, पीएम साहब में गुस्सा हो जाएंगे। विलियम पिट्स जिसका नाम है, ये पीएम बनाया नया नया, और नए नए चाकू की धार बड़ी तेज। 23-24 साल का युवा पीएम है, कह रहा है कि हिंदुस्तान को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं हमारे गवर्नर, निदेशक मंडल हिंदुस्तान को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, यानी कंपनी इतना पैसा कमा रही है, भाई हमारा कहाँ है? जो 100 करोड़ तुम कमा के लाए हो उसमें हमारा भी तो कुछ बनता होगा, पैसा काहे नहीं बढ़ा रहे हो? इसने कहा ऐसे नहीं बढ़ा होगा। विलियम पिट्स ने कहा तुम्हारे लिए कानून लेके आते हैं। 1784 में इन्होंने कानून इंट्रोड्यूस करा, और भाई साहब इतनी प्यारी बात लिखी इस कानून में कि हम ना गुरु एक नियंत्रण बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नियंत्रण बोर्ड। क्या करेगा? नियंत्रण देखेगा। किसका? राजनीतिक मामलों का गुरुजी, राजनीतिक मामलों को देखेगा। बोले अच्छा, राजनीतिक मामले अब नियंत्रण बोर्ड देखेगा? किससे झगड़ा करना है, किसको उठाना है, किसकी सेना को गिराना है, किसको गद्दी से गिराना है, किसके सेनापति को मिलाना है, साम दाम दंड भेद अब नियंत्रण बोर्ड देखेगा। कंपनी वाले भी सोच रहे हैं इतनी मेहनत करी हमने, है ना, 150 साल हमने मार खाई इनसे, जैसे तैसे करके हमने थोड़ा बहुत कब्जा किया, भैया ने नियंत्रण बोर्ड बना दिया राजनीतिक मामलों के लिए। तो पहले वाले का क्या करें? जो निदेशक बोर्ड है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उसका क्या करें भैया? बोले क्या करना है? इन्हें व्यापारिक मामले दो। भाई तुम व्यापार करने गए थे ना, तुमने बोला था 31 दिसंबर 16 को, 31 दिसंबर सन 1600 को आपने बताया था कि हम तो व्यापार करने जा रहे हैं, और आपको चार्टर तो मिला है, चार्टर में लिखा है भाई कि व्यापार करने आपको भेजा गया था। तो राजनीतिक मामले नियंत्रण बोर्ड देखेगा, आप अपने व्यापारिक मामले देखो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, दिमाग देखो आप अंग्रेजों का, स्टेप बाय स्टेप कंपनी पर नियंत्रण किया जा रहा है ना। और 1857 की क्रांति के बाद ये पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, और हमें लगेगा कि भैया अब जो कंपनी हमारे साथ अत्याचार कर रही थी अब वो नहीं होगा। लेकिन आप जब इस इतिहास को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इनके स्टेप देखेंगे, तो समझ में आएगा कि वो ऑटोमेटिक उन्हें लेना ही था अपने हाथ में सारा नियंत्रण। तो इतना काम हुआ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना विलियम पिट्स भैया ने कर दी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आप थोड़ा पानी पी लें साथियों जब तक। यस, एक बार रिकॉल करें सभी साथी। देखो, रिकॉल सबसे जरूरी चीज़ है, सबसे जरूरी चीज़ है चीज़ों को बैठ के रिकॉल करना, मनन करना। मैंने क्या पढ़ा है आप मुझे बताओ। जब महात्मा बुद्ध सैर पर निकले थे तो क्या वो अकेले आदमी थे? जिन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, जिन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, या क्या वो अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने शव यात्रा देखी, जिन्होंने एक लाश को जाते हुए मरे हुए व्यक्ति को देखा? चार ये सीन बताए गए हैं कि इन चार सीनों को देखने के बाद, इन चार सीन को देखने के बाद प्यारे बच्चे, उन्होंने मनन तो किया ही होगा। भाई बिना मनन करे वो कैसे इस निष्कर्ष पे निकले होंगे कि ये बीमार आदमी है, अंत में सबको मरना है, सन्यासी है। सन्यासी वो व्यक्ति है जो सत्य खोज रहा है, जो अपने लाइफ के एम की तरफ बढ़ रहा है। मनन से हम सब देखते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब वीडियो देखते हैं, लेकिन जो मनन कर रहा है, जो लगातार देख रहा है कि मेरी तैयारी कितनी हो गई है, सिलेक्शन तो उसका ही होगा प्यारे साथी। 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें तैयारी करने वाले 10 लाख हैं, लेकिन जो तैयार बैठे हैं ना, सिलेक्शन उनका होगा। और 1 लाख बच्चा तैयार बैठा है, और एग्जाम वाले दिन जो बढ़िया परफॉर्मेंस देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 लाख में तो गला काट कंपटीशन है, ये बात आप मान के चलें। तो तैयार कैसे हुआ जाएगा, वो प्रोसेस क्या है तैयार होने की? सबसे पहली चीज मनन करें चीजों का, चीजों को मन मन में रिकॉल करें। यदि आप शाम को बैठे हैं, सोने जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं बैठ के कि आज सुबह से मैंने क्या पढ़ा, और सारी चीजें आपको याद नहीं आ रही, 80%, 70% भी आप याद कर पा रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपकी तैयारी हो रही है।
लेकिन आप ब्लैंक हो गए। आपने सोचा, बैठे हैं कि आज मैंने ये पढ़ा था, कुछ याद नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए। इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी जैसी कल थी वैसी आज है, आज कुछ नया नहीं हुआ। तो मनन इसलिए भी जरूरी है। बच्चों को ये दिक्कत होती है, भैया जी के याद नहीं होती। याद तभी होगी जब आप मनन करेंगे, याद तभी होगी जब आप उसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लिख कर प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा फायदा ये है, जब हम लिखते हैं चीज़ों को तो हमारा दिमाग ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, ज़्यादा यूटिलाइज हो पाता है हमारे समय का, पूरा एक्टिव हो जाते हैं हम। क्योंकि आप पढ़ते हुए कोई दूसरा विचार आ सकता है आपके मन में, आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है कि अच्छा हाँ, फलाने ने ये बात बोली थी, वो बोल रहा था इसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये तो लाइब्रेरी जाता है, वहाँ बैठ के लड़कियों से बातें करता रहता है, इसका कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा, फलाने ने ऐसी बात बोली थी। लेकिन तभी आप पढ़ने के साथ साथ लिख रहे हैं ना, तो आपका दिमाग वहाँ नहीं जाएगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वहाँ इंगेज हो जाएगा और आपकी जो क्षमता है याद करने की वो बढ़ेगी। मनन करेंगे, जब आप मनन करेंगे ना बच्चे, तो आपके डाउट्स आएंगे, और एज अ टीचर जो मेरा सबसे बड़ा टास्क है वो यही है कि मैं आपके अंदर डाउट्स पैदा कर सकूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी कॉलेज वाला आपको, एक बच्चा आया आपके पास, उसने कहा कि फलानी लड़की का फलाने लड़के से कुछ तो चल रहा है यार, मैंने उन्हें वहां देखा था बात करते। तो जैसे ही आपके अंदर डाउट आया, आप जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आ गई, जिज्ञासा आई आपके अंदर, जैसे ही डाउट आया, डाउट के साथ जिज्ञासा आई, जिज्ञासा जैसे ही आपके अंदर आएगी, आप सत्य की खोज में निकल जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आप बुद्ध बन जाएंगे। अपदीपो भव, बी योर ओन लाइट, द लास्ट लाइन ऑफ महात्मा बुद्ध। ये चार चीजें मनन करना है, डाउट्स पे काम करना है। जिस दिन आपके अंदर डाउट्स आने लग गए, उन पे काम करते करते आप पाएंगे कि भैया मैं तो बुद्ध हो गया, कि भैया मैं तो सिलेक्शन की तरफ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये रास्ते हैं गुरु। कहाँ चल रहे थे हम? यस, इसकी बात हो रही थी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट 1786 के अधिनियम की तरफ। कहानी आगे बढ़ती है। 1784 के अधिनियम में मैं आपको एक कहानी सुना रहा था और उसी कहानी को थोड़ा समझते हैं। 1776 में अमेरिका ने खुद को आज़ाद कह दिया कि भाई साहब हम तो आज़ाद हैं, हम ब्रिटेन की गुलामी नहीं मानते। एक उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से जा रहा है। दुनिया भर में यूरोप के जितने देश हैं, धीरे धीरे लोकतंत्र आ रहा है। वहीं एक देश और 1776 में कह चुका है कि अब हम आज़ाद हैं। बहुत तगड़ी क्रांति चल रही है। कुछ दिन बाद ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे। ब्रिटेन इनके सामने घुटने टेक देगा और इन्हें स्वतंत्र कर देगा। 1776। यहीं पर एक अधिकारी है अंग्रेजों का, बहुत योग्य, बहुत अनुभवी, 42-44 साल का आदमी है, जिसका नाम है कॉर्नवालिस। जिसका नाम है कॉर्नवालिस। विलियम पिट्स कहता है कि यार अमेरिका तो चला गया हाथ से, लेकिन कॉर्नवालिस चचा अभी अभी अमेरिका से लौटे हैं। इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन्हें अच्छा खासा अनुभव है इन आंदोलनों का, इन आंदोलनकारियों का, इन्हें कंट्रोल करने का। तो क्यों ना इनका यूटिलाइजेशन करें, क्यों ना इन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए। चलो इन्हें हिंदुस्तान भेजते हैं। चचा को बुलाया जाता है, हाँ चचा हिंदुस्तान जाना है यार, अदर वो भी हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे हैं। तमाम लोग, कभी जाट आ जाते हैं, कभी गोरखा आ जाते हैं, कभी बुंदेला आ जाते हैं, कभी मराठे मार रहे हैं, इधर से सिख मार रहे हैं, चारों तरफ से दिक्कत हो रही है भाई। अब हम लूटपाट कर नहीं पा रहे, आप जाओ, आप जाके संभालो। कॉर्नवालिस कहते हैं चले तो जाएंगे, लेकिन देखो दो शर्तें हैं। बोले शर्तें बताओ? बोले नंबर एक शर्त हमारी ये है, जाएंगे तो सेनापति बन के जाएंगे। बोले इतनी सी बात? चलो सेनापति आपको बना देते हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ आपको बना देते हैं। इजी, भी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम बना देते हैं। चलो बना दिया। उसने कहा दूसरी बात तो सुन लो। बोले क्या? दूसरी बात सुनो, ये जो तुमने बनाए हो ना तुम गवर्नर की समिति, गवर्नर की जो समिति तुम बनाए हो, इसमें 4 आदमी बिठा दिए हो और कहते हो कि वोटिंग होगी तब जाके कोई डिसीजन होगा। ये सब नहीं मानेंगे, हमारा मन होगा, है ना, हमारा डिसीजन चलेगा। ये हम डिसाइड करेंगे कौन सी बात, कौन सा निर्णय आखिरी होगा। तो गवर्नर की समिति के निर्णयों से मुक्त कर दिया गया, के निर्णय से मुक्त। ये आप सुनते हो ना आजकल अखबार में, कहीं सुना होगा आपने, वीटो पावर सुना है? वीटो पावर, ये वही वीटो पावर है, ये वही वीटो पावर है। यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी वीटो पावर गवर्नर जनरल को, कॉर्नवालिस को देके यहाँ भेज दिया गया। कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये 2 बातें आपको इसमें याद रखनी है। कॉर्नवालिस भैया आपको याद रहेंगे। अब चार्टर अधिनियम की बात मैं कर चुका हूँ कि चार्टर अधिनियम कौन कौन से हैं। 1773 में रेगुलेटिंग से पास शुरू होती है। 1773 के बाद 1793 का चार्टर है। उसके बाद 1813, 20 साल जोड़ेंगे। उसके बाद 1833 आपने 20 साल जोड़े, और उसके बाद 1853, ये आपने 20 साल जोड़े। तो 20-20 जोड़ते चले जाएंगे, और ये सभी चार्टर अधिनियम है मेरे भाई। चार्टर एक्ट, चार्टर शब्द का मतलब मैं बता चुका हूं, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। और इसमें अधिकार मिलता है कंपनी को व्यापार करने का 20 साल के लिए एक बार में, इसलिए हर 20 साल पे यह अधिनियम खुद को रिपीट कर रहा है। आगे बढ़ाता हूं कहानी, और हम बात करते हैं चार्टर, अगेन चार्टर अधिनियम, परिषद अधिनियम आ गए। ओके,
चार्टर पे लौट के चलते हैं और पहले चार्टर अधिनियम की बात करते हैं, जिसका नाम है 1793 का चार्टर अधिनियम। ऐसा कुछ खास इस अधिनियम में हुआ नहीं साथियों, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में नहीं है। बस आप समझना चाहें तो चार्टर को समझ लें कि चार्टर 1600 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 15 साल के लिए दिया गया था। ये भी मैं बता दूं, जब 1600 में पहली बार चार्टर दिया गया, चार्टर यानी अधिकार दिया गया, तो वो 15 वर्षों के लिए, फिर 1773 से 20 वर्षों के लिए दिया जाने लगा। तो इस क्रम को आप समझेंगे, 1793 पूरा क्रम मैं आपको बता ही चुका हूँ। यस, 93 के बाद 1813 के चार्टर को समझते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखो, सदी बदली तरीका बदलेगा। काम मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे गवर्नमेंट धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर रही है। अब सदी बदली तरीका बदलेगा। आप मुझे बताओ, आपका पड़ोसी दिल्ली आया तैयारी करने, 6 महीने तैयारी करी, आईएएस बन के चला गया गांव में, 4-4 गाड़ियां आगे पीछे, ये पूरा स्कॉट उसके आगे पीछे लगा हुआ है, ये पुलिस वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यार 6 महीने पहले दिल्ली गया था, इतना बड़ा आदमी बन के आ गया। आपने कहा हम जाएंगे दिल्ली, आप कहेंगे ना हम जाएंगे दिल्ली। आप परमिशन लेने पहुंचे पापा जी से, पापा जी दिल्ली जाना है। बोले क्यों जाना है? कि वो पापा जी फलाने का लड़का गया था और देखो कितना भोकाल जमा रहा है, हम जाएंगे। वैसे ही यहाँ हो रहा है। ये एक कंपनी जो आई है ना, एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको देखकर, उसके लोगों की समृद्धि देख करके इतना पैसा कमा लिया गुरु, चलो हम जाएंगे अब हिंदुस्तान। तो वहाँ तमाम कंपनियां ऐसी खड़ी होंगी जो हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हैं। तो जब इतनी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी और वो कहेंगी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कितने देते हैं आपको, 20%, 100 करोड़ में 20 करोड़, करोड़ में तो खैर नहीं होती थी बात तब, तो 100 लाख में 20 लाख देता है, मैं 30 दूंगा, मुझे भी भेजो। गवर्नमेंट की समझ में आ गई बात, क्या करना है, प्रॉफिट ही तो लेना है, चलो ये काम भी कर देते हैं। तो एकाधिकार समाप्त करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब आप सब समझते होंगे, जब केवल एक का अधिकार हो, किस पे, व्यापार पे, केवल एक आदमी का अधिकार, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अधिकार है, उसे कर दिया समाप्त कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब तुम्हारा एकाधिकार समाप्त है, हम और भी कंपनियां भेज रहे हैं, अब और भी कंपनियां भेजोगे, और भी कंपनियां भेजोगे भैया, आप इतने सारे लोग भेज दोगे। हमारे यहाँ तो अंग्रेजी कोई जानता नहीं है भाई, हिंदुस्तान में अंग्रेजी जानता नहीं, इतनी कंपनियां आएंगी, उनके अधिकारी आएंगे, उन्हें हिंदुस्तानी समझाएगा कौन कि यहाँ काम कैसे होता है। तो एक काम करो, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे शिक्षा में पैसा लगाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं ना हिंदुस्तान के लोगों को, क्या दिक्कत है, अंग्रेजी सिखा देंगे। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। और इसी में आगे देखेंगे, और एक चीज छोड़ दी कि भाई साहब आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, यानी अभी चाय के व्यापार में पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, अगली बार में पूर्णतः समाप्त कर देंगे। और चीन के साथ व्यापार, गुरु चीन के साथ भी आप व्यापार कर सकते हो। ये 2 एकाधिकार आपके छोड़ दिए जाते हैं। बाकी आपके सारे एकाधिकार अभी के अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो निलंबित हो गए भैया सारे एकाधिकार। कंपनी ने बोला यार ये तो ठीक नहीं कर रहे हो आप हमारे साथ, हमारे एकाधिकार हमने खड़ा किया, हमने इतना पैसा दिया आपको, हमने इस ईआईसी को खड़ा किया है। अब आगे चलते हैं भाई, समझते हैं। ये 2 चीजें आपकी समझ में आई। अब जरूरत है अंग्रेजी बोलने वालों की, अब जरूरत है ईसाइयत की। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ईसाई मिशनरी भेजते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। इन्होंने कहा कैसे करोगे प्रचार? कि यार ये हमारा ईसाई धर्म है ना, ये बहुत अच्छा है, हम बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, हम बहुत जानकार लोग हैं, और आप हिंदुस्तान वाले यार जानकार नहीं हो। बोले अच्छा जानकार नहीं है, कैसे बनाओगे? कि हम प्रबुद्ध बनाएंगे। बताओ कमाल हो गया, बुद्ध के लोगों को ये प्रबुद्ध बनाने आए ईसाई मिशनरी। इनका काम इंग्लिश शिक्षा। यहाँ पहली बार 1 लाख रुपया इन्होंने कहा कर तो रहे हैं यार खर्च, 1 लाख का खर्चा करा इन्होंने शिक्षा पे पहली बार। और शिक्षा के नाम पे आप सब जानते हो अंग्रेजी सिखाने की कोशिश, और ईसाई मिशनरियों पे ये खर्चा किया जा रहा है। आप एक चीज बताओ, सिंपल है, बहुत आसान है इसे समझना। आप बताओ भारत के किसी गांव में एक बच्चे को बुखार आ गया, बुखार आते आते टाइफाइड हो गया, किसी दिन तेज बुखार आया, दिमाग पे चढ़ गया, वो ऐसी वैसी हरकतें करने लगा, ऐसी वैसी हरकतें करने लगा। तो वो ले गए बाबा के पास, बाबा ऊपर लो है गो लाला पे, थोड़ा सा झाड़ू मार दो, उतार दो लाला पे, ऊपर लो है गो। बाबा लगे पड़े। वहीं वो ईसाई मिशनरी सफ़ेद कपड़े पहन के आया, वो पैरासीटामोल डाले जेब में, उसने निकाली, पानी में मिलाई और कहा बेटा पी जाए इस पानी को। पानी पी, पैरासीटामोल अंदर गई, बुखार गायब, बुखार गायब हुआ। उसने कहा कैसे हुआ चमत्कार? बोले ईसा मसीह द ग्रेट, ही इज ग्रेट, तुम भी ईसाई बन जाओ, तुम्हारे भी दुख खत्म हो जाएंगे। भैया हो ही जाएगा। अब वो पैरासीटामोल दे रहा है, वो झाड़ा लगा रहा है, समझ ही लो। तो ये ईसाइयत का जो प्रभाव है अपने देश पे, ऐसे ही थोड़ा ही है, कुछ तो बात है ना भाई, कुछ तो इन्होंने किया ही है जो आज हम अंग्रेजी 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 कर रहे हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा आया 1813। तो ये थोड़ा सा हम ट्रिक इसकी याद कर लें। इसकी ट्रिक यही है बेटा, जैसे अभी 1700 में पढ़ रहे थे, जैसे ही हम 1800 में घुसे तो नई सदी आ गई ना गुरु। नई सदी, नई ऐसे ही लिखा जाता है क्या? बताएगा कोई? नया तरीका या नया कारोबार। नई सदी
और शुरू होता है नया तरीका कारोबार का। ये ट्रिक से याद कर लेंगे, ये ट्रिक से हमें याद रहेगा कि भाई जैसे ही हमने नई सदी में प्रवेश किया, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक सारे एकाधिकार जिसके पास थे वो धीरे धीरे हमने शिफ्ट करने शुरू कर दिए।